हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत आपके अपने YouTube चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पे। मैं अभिषेक सिंह स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि भूगोल की कक्षाएं चल रही हैं और भूगोल की 2-3 दिन से क्लासेस नहीं मिल रही थी आपको, तो इसके लिए पहले क्षमा। दूसरी चीज़, आपसे एक शिकायत भी है कि आप जिस प्रकार से भूगोल को एक हल्का विषय लेके और उसको रुचिकर नहीं बना रहे हैं, आगे चल के आपको ये चीज़ें महसूस होंगी, ये चीज़ें ज्ञात होंगी कि हाँ, अगर हम पहले थोड़ा सा उसमें मेहनत कर लिए होते तो आज भूगोल को समझ लिए होते। देखिए मित्रों, कोई भी सब्जेक्ट आसान कठिन नहीं होता, उसको अपने अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। साँचे में आप जैसे साँचे में ढालेंगे वैसे आपको वो चीज़ें मिलेंगी। बाकी हमारा काम है बताना, आपका काम है करना, और फिर उसके बाद देखेंगे आप जब रिजल्ट तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं या सही है। तो उसी टॉपिक में विंड में हम पढ़ रहे थे, तो विंड में 2 विंड हम पढ़ चुके थे। एक आपका प्राइमरी और एक सेकेंडरी पढ़ चुके थे। आज टर्शियर विंड यानी तृतीयक विंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको लोकल विंड कहते हैं। लोकल विंड यानी कि प्रत्येक कॉन्टिनेंट पे अपनी अपनी, आप जब भी एटलस का मैप लेंगे, एटलस की किताब में पीछे के साइड में 2 पेजों पे आपके लोकल विंड्स के बारे में दिया होगा कि ये कौन सी विंड, इनके नाम है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में सुमेलित करने के लिए इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे आपको 5 नाम दे दिया गया, हरमट्टम, हबूब, सिमुक, और फिर उसके बाद देश के नाम दे दिए गए या कॉन्टिनेंट के नाम दे दिए गए, कौन सी कहाँ है, ऊपर से ठंडी है या गर्म है, इसके आपके मिलाने के लिए, मिलान करने के लिए दे दे, तो इसमें प्रश्न बनते हैं। तो जहाँ तक बहुत सारी विंड्स हैं, तो बहुत सारी विंड इस पे चर्चा करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप एटलस से प्लीज़ उसको देखिएगा और मार्किंग करिएगा। और मैप बना के, जैसे मैं बनाया हूँ, थोड़ा सा खैर उतना अच्छा मैप नहीं बना है, लेकिन आप समझने लायक अच्छा है, काफ़ी है। तो उसमें आप थोड़ा सा बना के और उसको मैपिंग करके दीजिए, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी यानी मैपिंग, जब तक मैपिंग नहीं करेंगे तब तक ज्योग्राफी लाख आप रट लें, आपको ज्योग्राफी नहीं आने वाली। क्योंकि रट के ज्योग्राफी कोई नहीं, आप करेंसी रट लेंगे, आप कैपिटल रट लेंगे, देश रट लेंगे, उससे ज्योग्राफी नहीं आने वाली। ज्योग्राफी भूगोल यानी कि हमारा भूगोल, हम जहाँ खड़े हैं उसके नीचे, उसके ऊपर, वायुमंडल में आसपास क्या है, यही तो भूगोल है। दूसरी कोई हम रॉकेट साइंस थोड़ी आपको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हम आए हैं मार्स ग्रह से और एक विचित्र विषय पढ़ा रहे हैं। भूगोल है, आप मज़े से पढ़िए, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़िए। और आज लोकल विंड्स के बारे में हम मेन लोकल विंड्स जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो आने की संभावना होती है, उसके बारे में आज थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। उनकी कैसे उत्पत्ति होती है और उनके क्या महत्व है उस जगह पे। तो सबसे पहले हम आते हैं आपके ब्लिजर्ड पे। ये ठंडी जलधारा है जो कि कनाडा और उत्तरी अमेरिका में बहती है। ये चूंकि ठंडी इसलिए है क्योंकि ये ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ बह रही है। जो भी जलधारा, कुछ यहाँ आपको एक्सेप्शन में मिलेंगे, लेकिन जैसे हम्बोल्ट की जलधारा ये एक्सेप्शन में मिलेंगी क्योंकि ये ध्रुवों की तरफ जाती हैं और ये थोड़ी ठंडी यहाँ पे इसका मिलता है देखने को, तो वो एक्सेप्शन है। तो ब्लिजर्ड में आप देख रहे हैं कि ये ध्रुवों से चल रही है। और लोकल विंड्स क्यों कहा गया? ये कोई अलग से विंड नहीं बनी है। ये जो विंड मैंने आपको पढ़ाई है, जो विंड मैंने प्राइमरी टर्शियर में बताई है कि पछुआ, पूर्वा, पौने, वहीं से अवरोध के कारण, ताप के कारण, दाब के कारण, दाब प्रवणता के कारण और ताप के कारण, यानी कि ताप किसका कहाँ ज़्यादा कम है, उसके कारण इन विंडों की उत्पत्ति होती है। ये कुछ हद तक जैसे हमारे भारत में लू जो जून के महीने में, मई जून के महीने में बहती है, तो लू का बनना हमारे भारत की जलवायु पे प्रभाव पड़ता है। वैसे ही ये अपने अपने क्वालिटी के लिए, अपने अपने क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन कुछ कारण के लिए, तात्कालिक कारण के लिए जानी जाती हैं। तो ब्लिजर्ड जो कि ठंडी जलधारा है, ठंडी लोकल विंड्स है। जलधारा के बाद में पढ़ाएंगे, जलधारा तो आपको समुद्र में मिलेंगी, इसके क्लासेस आगे चलेंगी। अभी हम लोकल विंड्स के बारे में, कॉन्टिनेंट और उसके देश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये कनाडा में चलती है, उत्तरी अमेरिका तक ये आती है। दूसरा सेंटा आना भी ठंडी जलधारा है। कुछ हद तक इसमें गर्म जलधारा मिलती है जब ये सेंटा आना
इस रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल से होते हुए जब नीचे को आती है इक्वेटर की तरफ, तो नीचे आके ये चिनूक के पास में ये गर्म जलधारा में बदल जाती है। और चिनूक चूंकि इक्वेटर से जा रही है, तो इक्वेटर से जा रही है तो ये गर्म जलधारा होगी। इसकी एक दो खासियत है। चिनूक पशुपालन के लिए लाभदायक है। क्यों लाभदायक है? क्योंकि शीत ऋतु में जो बर्फ यहाँ जमी रहती है, इस चिनूक के आने से वो बर्फ पिघल जाती है और चारागाह बर्फ मुक्त हो जाते हैं। इसलिए चिनूक का इम्पोर्टेंस यहाँ है। ये अच्छी जलधारा है, ये अच्छी हवा है, जो कि लोकल विंड्स, जो कि ये बर्फ मुक्त कर देती है, यानी चारागाह को बर्फ मुक्त कर देती है। इससे उत्तरी अमेरिका में चारागाह की स्थिति जो रॉकी पर्वत के ये पश्चिमी ढाल पे है, तो रॉकी पर्वत के पश्चिमी ढाल पे है, यानी कि ये उत्तरी अमेरिका को प्रभावित करती है और यहाँ चारागाह को बर्फ मुक्त करती है। दूसरा, पैम्प्रो पंपास नाम सुना होगा आपको। मैं बताऊंगा आपको, घास के मैदान के बारे में बताऊंगा। डाउन्स, वेल्ड, पंपास, ये सब आपके कंपास, ये सब बारे में मैं बताऊंगा। तो यहाँ एक घास का मैदान है ब्राजील में, जिसको पंपास कहते हैं। ये पंपास में ही चलने वाली ठंडी जलधारा है, पैम्प्रो इसका नाम है। और ये पशुओं के लिए, और जो पंपास में जो घास के मैदान है उसमें बर्फीले ना हो, उसके लिए ये लाभदायक है। दूसरी, ट्विस्टर आपको देखने को मिल रही है कि ये न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की तरफ बह रही है, यानी कि ये भी गर्म जलधारा है। क्यों गर्म जलधारा है? क्योंकि ये पूर्वा पवनों से विक्षेप हो गया, यानी कि पूर्वा पवनों से टूट के ये बनी हुई है, तो ये गर्म जलधारा है। और ये यहाँ देखिए, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा में अंतर आप समझिए। क्यों? क्योंकि देखिए, गर्म जलधारा कभी भी आपको जो भी ध्रुव के तरफ से, जो भी ध्रुवों के तरफ से जलधाराएं बहेंगी, जो भी ध्रुवों के तरफ से जलधाराएं चलेंगी, वो हवाएं ठंडी रहेंगी, कुछ हद तक ठंडी रहेंगी, 1-8% इसमें एक्सेप्शन मिलेगा। और जो इक्वेटर से चलेंगी वो गर्म रहेंगी। तो ट्विस्टर का रोल यही है कि आपको यहाँ शीत ऋतु में थोड़ी बहुत गर्मी दे जाती है, यानी कि शीत ऋतु में बहुत ठंड, बहुत बर्फबारी होती है उत्तरी अमेरिका, कनाडा में, तो ये थोड़ी बहुत गर्मी दे जाती है, यानी कि ठंडे से थोड़ी बहुत निजात मिल जाती है। अफ्रीका में आते हैं, तो अफ्रीका में डॉक्टर विंड यानी हरमट्टम इसका नाम है, जो कि आपके लीबिया और ये पेरू के तट पे ये बहती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसको डॉक्टर विंड इसलिए कहा जाता कि जब ये बहती है तो कहते हैं डॉक्टर आ गया। डॉक्टर क्यों आ गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये इक्वेटर पे जैव विविधता बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है, यानी कि नमी बहुत ज्यादा है। तो नमी बहुत ज्यादा है, तो जब नमी रहेगी, बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो संक्रामक रोग की बहुत ज्यादा यहाँ देखने को मिलते हैं। संक्रामक रोग यानी कि डेंगू, मलेरिया, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। तो ये डॉक्टर विंड के आने के कारण ये वहां की नमी को शुष्क बना देती है, और नमी कम होने के कारण, शुष्कता आने के कारण ये डॉक्टर विंड, इसीलिए इसका नाम दिया गया है, क्योंकि शुष्कता आने के कारण नमी सोख लेती है। तो यहाँ जो संक्रामक रोग हैं उससे थोड़ी बहुत निजात मिल जाती है, इसीलिए इसको डॉक्टर विंड कहा गया। ये इन क्षेत्रों के लिए, लीबिया, आपके यहाँ पेरू के, या फिर आपके ये जो भी अफ्रीका, मध्य अफ्रीकी देश हैं, उसके लिए बहुत लाभदायक है। एक और आपको यह इसी में सिराको पढ़ने को मिलती है। सिराको का एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि ये ब्लड रेन, जैसा कि बचपन में आपने सुना होगा ब्लड रेन, रेड रेन के बारे में सुना होगा कि खून की वर्षा हुई, लाल वर्षा हुई। ये खून की वर्षा, लाल वर्षा नहीं है, ये सिराको की ही देन है कि ये सहारा के मरुस्थल से होते हुए भूमध्य सागर की तरफ चलती है। और जब सहारा के मरुस्थल से ये गुजरती है, तो वहां से रेत को अपने, यानी कि अपनी नमी में रेत को मिला लेती है। जो सहारा का मरुस्थल है, रेगिस्तान को अपने साथ ले लेती है, और जब भूमध्य सागर में पहुंचती है तो आर्द्रता इसकी संतृप्त हो जाती है, यानी कि आर्द्रता बढ़ जाती है। और यही जब इटली की तरफ बढ़ती है, यानी कि इटली ठंडा प्रदेश, तो संघनित होगी तो वर्षा कराएगी। तो उसी को हम ब्लड रेन के नाम से जानते हैं, जो कि आपके सिराको
ये सहारा रेगिस्तान से रेत को लेगी, उसके बाद भूमध्य सागर से नमी को सोखेगी, नमी को ग्रहण करेगी, यानी कि इसमें आर्द्रता बढ़ेगी, और ये जब इटली की तरफ पहुंचेगी, यानी कि इटली की तरफ, जब इटली के पूर्वी पश्चिमी इटली की तरफ पहुंचेगी तो उसको ठंडा मौसम मिलेगा, संघनित होगी और वर्षा कराएगी। तो सिराको की ये क्वालिटी है। फॉन की क्वालिटी है कि ये ठंडी जलधारा है। स्विट्जरलैंड में इसके फायदे नहीं हैं, लेकिन फ्रांस में इसके फायदे हैं। स्विट्जरलैंड में इसलिए फायदे नहीं है क्योंकि स्विट्जरलैंड में जब ये हवा चलती है तो चूंकि ये है तो ठंडी जलधारा, लेकिन इसमें गर्माहट होती है अकॉर्डिंग टू स्विट्जरलैंड। तो वहां ये हवा स्विट्जरलैंड के बर्फ को पिघला देती है, जिससे पर्यटन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन यही फ्रांस में जाती है तो अंगूर को पकाने में परिपक्व कर देती है, जिससे फ्रांस में शैंपेन शराब यानी कि वाइन बनाने में लाभदायक होता है। यानी कि ये अंगूर को तो पका देती है, अंगूर को तो अपने फसल को वो चरम पे ले आ देती है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड के पर्यटन को थोड़ी बहुत प्रभावित करती है, क्योंकि वहाँ जो भी जाता है पर्यटक वो स्नो राइडिंग करने जाता है, यानी कि वो बर्फ की चादर है, उस बर्फ को थोड़ी बहुत पिघला देती है। मिस्ट्रल जो कि फ्रांस में बहती है। उसके बाद आपको डॉक्टर, ये केप डॉक्टर यानी कि केप यानी कि गुड होप, गुड केप होप यहाँ पे है, इसको केप अंतरिप कहा जाता है। यहाँ ये गर्म जलधारा है। नॉर्वेस्टर आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में बहती है, यानी कि ये न्यूजीलैंड में, मुख्यतः न्यूजीलैंड में ही बहती है। ये भी गर्म जलधारा है क्योंकि ये इक्वेटर से आ रही है। हबूब जो कि अरब यानी कि आपको ये पनामा नहर जो दिख रही है यहाँ पे, ये संयुक्त अरब अमीरात में। सिमुक भी संयुक्त अरब अमीरात में। बोरा एड्रियाटिक सागर यानी कि ये टर्की से होते हुए ये रशिया को निकलती है। और लू हमारे भारत की गर्म जलधारा है। इसको भारत में जलवायु प्रभावित होती है। इसको जब हम भारत की जलवायु पढ़ेंगे, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो इस पे पूर्ण रूपेण चर्चा करेंगे। और ये लोकल विंड जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत इसमें सीमित है, कम है, तो इसको आप अपनी एटलस से इसको मैपिंग करिएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में उसकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बताइए। आप लोग प्रतिक्रिया देते नहीं हैं तो थोड़ी बहुत ऊर्जा, हमारी भी अब ऊर्जा धीरे धीरे थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है, तो कुछ तो प्रतिक्रिया दीजिए। लाइक डिसलाइक करना अलग बात है, आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। मेरा ये कहना है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। तो ये था लोकल विंड्स में, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। एक इसमें कॉन्सेप्ट और बचता है विंड में, जेट स्ट्रीम। तो थोड़ा सा जेट स्ट्रीम के बारे में भी समझ लेते हैं कि आखिर वो जेट स्ट्रीम है क्या, और वो कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, और जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ता है उससे। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम जेट स्ट्रीम पे। जेट स्ट्रीम है क्या, तो थोड़ा सा ग्लोब पे समझ लेते हैं। क्षोभ की ऊपरी सीमा, यानी कि जो कि मैंने बताया था आपको क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में मैंने बताया था कि ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और इक्वेटर पे कितना 18 किलोमीटर, और एवरेज 13 किलोमीटर, ये मैंने बताया था आपको। तो जो ये जेट स्ट्रीम है, तो जेट स्ट्रीम इक्वेटर क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा, समताप की निचली सीमा में बहती है, यानी कि इस पे ये जो क्षेत्र है इसका, तो क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा यानी कि ये पृथ्वी का धरातल है। इस धरातल से इक्वेटर पे ये 18 किलोमीटर ऊपर और ध्रुवों पे 8 किलोमीटर, और ये पूरे
उत्तरी गोलार्ध में, पूरे उत्तरी गोलार्ध में, समझिएगा इसको, पूरे उत्तरी गोलार्ध में विसर्पित होते हुए ये बहती है। विसर्पित यानी कैसे? यानी कि जैसे ये ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब, ये ग्लोब है, ये नॉर्दर्न रीजन, ये साउदर्न रीजन। तो उत्तरी गोलार्ध में 30 से लेके 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके और 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये विसर्पित होके, विसर्पित यानी कि ये विसर्पित होते हुए बहती हैं। अब विसर्पित कैसे होती हैं? तो जेट स्ट्रीम एक तो सौरमंडल की सीमा पे ये है और ये धरातल से अलग है। तो जब धरातल से अलग है तो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल यानी कि जी का मान इनको आकर्षित करता है। चूंकि इनकी गति बहुत ज्यादा है, इनकी गति आप सोच के, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये नॉर्मली 100 किलोमीटर पर आवर, अधिकतम, न्यूनतम है अधिकतम 600 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड इसकी है 200 से 250 किलोमीटर पर आवर। समझिए, सोचिए कितनी तेज हवा है। तो इनकी वेग, इनकी गति इतनी तेज होती है कि जब ये भारी होती है, यानी कि जब इनमें आर्द्रता आती है तो ये झुकती हैं, यानी कि गर्त और श्रिंग इसको बोला जाता है। ये गर्त है और ये श्रिंग है। तो जब ये थोड़ी भारी होती है तो ये झुकती हैं, झुकती है यानी कि धरातल की तरफ ये आकर्षित होती हैं। लेकिन फिर इनकी वेग इतनी, गति इतनी तेज होती है कि फिर ये हल्की होकर फिर उठ जाती है। तो ये विसर्पित रूप में चलती हैं और ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरे ग्लोब पे चलती हैं। इसकी उत्पत्ति के बारे में बहुत ही रोचक एक कहानी है, एक कॉन्सेप्ट है इसमें कि चूंकि इसकी उत्पत्ति 30 से 60 डिग्री के बीच में हुई है और ये हवाएं 30 से 60 डिग्री बेल्ट में ध्रुवों पे भी चलती हैं। ये हवाएं कोई अलग से नहीं है, जैसा मैंने 3D डायमेंशन आपको बताया था, उस 3D डायमेंशन में जो हवाएं उठ रही हैं, यानी कि मैंने बताया था आपको हेडली सेल और फेरल सेल के बारे में, तो जो हवाएं उठ रही हैं, उठने के बाद आकर्षित होके ये 0 से उठी 30 पे गिरी। तो जो 30 पे गिर रही हैं उसमें ये जो बीच का जो ये जो चलने वाली जो हवा है, ये वाली हवा है, इन्हीं को ये जेट स्ट्रीम के बारे में इसको डिफाइन किया गया, यानी कि इन्हीं को बताया गया कि ये जेट स्ट्रीम है, ये कैसे है। तो ध्रुव यानी कि भूमध्य 0 डिग्री इक्वेटर से 30 डिग्री तक इसको इक्वेटोरियल जेट स्ट्रीम कहा गया। उसके बाद जब 60 डिग्री, जो 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि 60 डिग्री पे जो फेरल सेल और ध्रुवी पूर्वा का जब यहाँ 3D डायमेंशन बनता है तो ये हवाएं उठती हैं और एक जो शाखा है वो ध्रुवों पे और दूसरी शाखा फिर वापस 30 डिग्री पे गिरती है। तो जो ये वाली जो शाखा है इसको सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहा गया और इसको ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहा गया। यानी कि यहाँ जो इसकी ऊंचाई है 3D डायमेंशन जो मैंने बताया था, पिछली कक्षा देखिएगा, पिछली क्लास, उस 3D डायमेंशन में जो हवाएं उठती हैं और हवाएं फिर ये लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो जो हवाएं उठती हैं, तो ये जो दूरी है ये मैंने बताया था 18 किलोमीटर, ये 8 किलोमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्यादा होगी। तो इसका जो 3D डायमेंशन बनेगा वो ऊपर बनेगा, बहुत ऊपर बनेगा। तो यहाँ से जो हवाएं गिरने के लिए जो 30 डिग्री की तरफ पड़ती हैं, इसी को कहा जाता है ये ट्रॉपिकल यानी कि भूमध्य सागरीय जेट स्ट्रीम। इसको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण जेट स्ट्रीम और इसको कहा जाता है शीत जेट स्ट्रीम। इसकी उत्पत्ति का बहुत से भूगोलवेत्ता ने अपने अपने विचार दिए, लेकिन इसकी उत्पत्ति में द्वितीय विश्व युद्ध का जब समय था, उत्पत्ति तो 1910-15 के बीच में, द्वितीय विश्व युद्ध का जब समय था, तो आप देख रहे हैं अमेरिका का विमान, जो भी अमेरिका विमान उड़ता था वो जापान की तरफ चलने के लिए, तो जापान आने के लिए ये पूर्व की तरफ नहीं आता था, क्योंकि अगर इधर आए तो इसकी दूरी ज्यादा है। तो ये अमेरिका से जापान, आप ये देख रहे हैं एक बीच में सागर
छोटा सा सागर है, अलास्का का प्रदेश है, यहाँ से ये विमान यहाँ आया करते थे। इस जेट स्ट्रीम के कारण विमान तो उड़ते थे, लेकिन जब इस हवा के वेग में यानी कि इस हवा के दबाव में जब पड़ते थे तो वहीं के वहीं रुके रह जाते थे और वहीं फिर वापस ये अमेरिका में इनको लैंड कराना पड़ता था। तो इनका वेग इतना ज़्यादा होता है कि या तो आप इसके 30 डिग्री से 60 डिग्री जो हवाएं चल रही हैं उसके या तो नीचे से अपना उड़ान भरे, तो तभी वो उसके जो पायलट थे यानी कि जो लड़ाकू विमान के पायलट थे उन्होंने ही इस हवा को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि इस हवा को बताया कि एक हवा ऐसी है जिसमें हमारे विमान को भी अवरोध कर दे रही है, यानी कि हमारा विमान भी नहीं उड़ पा रहा है। तो उन्हीं के इंट्रोड्यूस करने के बाद अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी जेट स्ट्रीम की जो भी उत्पत्ति है जैसे 5 प्रकार से पढ़ी जाती है, 3 मैंने बताई। एक जेट स्ट्रीम आपको यहाँ मिलेगी, ये मेडागास्कर जो अफ्रीका का प्रदेश जो मैंने बनाया था यहाँ, तो यहाँ एक मेडागास्कर द्वीप है, इसके बीच से एक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जो कि इक्वेटर को क्रॉस करके दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी कि भारत के मानसून में ये मिल जाती है। एक भारत के मानसून को प्रभावित करने के लिए एक जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति होती है जो कि तिब्बत के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है। और तिब्बत का पठार आपको ये पता है यहाँ है, तो तिब्बत के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है और ये हवाएं यूं जाके फिर वापस ये उपमहाद्वीप यानी कि भारत के उपमहाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में, यानी कि ये जो तिब्बत का पठार है यहाँ आप देख रहे हैं, इस तिब्बत के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है और ये थोड़ी दूर तक पश्चिम की तरफ यानी कि पूर्व की तरफ चलती है, फिर वापस ये भारत की तरफ मुड़ती है और भारत के मानसून को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। कैसे? तो चूंकि ये धरातल से ऊपर है यानी कि ये 18 किलोमीटर क्षोभ सीमा ऊपरी क्षोभ सीमा में है, तो ये जब ऊपर से होके गुजरती है तो नीचे ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र क्रिएट कर देती है और इस निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने के कारण जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हवाएं हैं यानी कि जो आर्द्रता भरी हवाएं हैं वो यहाँ को आकर्षित होती है, यानी कि थार के मरुस्थल और ये जो उत्तरी मैदान है यानी सतपुड़ा के उत्तर में यहाँ ये निम्न वायुदाब का प्रबल दबाव हो जाता है जिससे ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून इसको आकर्षित कर लेता है। तो ये जो जेट स्ट्रीम है ये भारत के मानसून को प्रभावित करती है। एक जैसे हम जाड़े में वर्षा देखते हैं कभी कभी, तो ये भी जेट स्ट्रीम का ही प्रभाव है जिसको पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? तो जो भूमध्य सागर है, ये जेट स्ट्रीम भूमध्य सागर से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और आर्द्रता ग्रहण करने के कारण चूंकि यहाँ ठंडा प्रदेश है तो यहाँ इनको कंडेंसेशन संघनन करने के लिए नहीं मिलता, तो ये आगे आर्द्रता ग्रहण करके ये अफ्रीका की तरफ बढ़ती हैं और सहारा के रेगिस्तान को पार करके सहारा के रेगिस्तान में थोड़ी बहुत नमी छोड़ती है क्योंकि अवरोध नहीं है वहाँ। अवरोध कहाँ मिलेगा इनको? तो इनको सुलेमान पर्वत यानी कि जो हमारे हिमालय की जो पाकिस्तान वाली शाखा है उसको सुलेमान पर्वत कहते हैं, सिंध का प्रदेश जो ये वाला क्षेत्र है, तो इनको यहाँ अवरोध मिलेगा और यहाँ ये टकराएंगी हवाएं। चूंकि इनके वेग बहुत ज़्यादा है इसलिए छिटपुट वर्षा कराते हुए यानी कि नमी भी कम ग्रहण कर पाती हैं और ये सुलेमान पर्वत से वर्षा कराते हुए यानी कि उत्तरी भारत में जो हम ठंडी के प्रदेश में नवंबर दिसंबर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो वर्षा पाते हैं वो उत्तर भारत में यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये प्रभावित करते हुए हवाएं हिमालय की शिवालिक श्रेणी से टकराती हैं और फिर इनकी 2 शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। जब हम भारत का मानसून पढ़ाएंगे उसमें हम इसको डिटेल में आपको जिक्र करेंगे। तो जेट स्ट्रीम में ओवरव्यू में हमने ये देखा कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के जो लड़ाकू विमान के जो पायलट्स थे उन्होंने बताया कि एक ऐसी हवा है जो हमारे विमान को भी प्रभावित कर रही है। चूंकि इसकी स्पीड 100 न्यूनतम और 600 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम है, एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर है। ये ऊपरी क्षोभ सीमा और निचले समताप मंडल में ये बहती हैं। तीसरी चीज ये 5 प्रकार की होती हैं।
तीन आपको मैंने बताया, ये भूमध्य सागरीय जेट स्ट्रीम, ये सब ट्रॉपिकल उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। ये विसर्पित होते हुए पूरे ग्लोब पे धरातल से ऊपर यानी कि 15 से 18 किलोमीटर ऊपर ये बहती हैं। चूंकि वेग इनका ज्यादा है इसलिए धरातल की तरफ आ नहीं पाती हैं। तीसरी जो है वो मेडागास्कर से इसकी उत्पत्ति होती है, यानी कि अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में ये हिंद महासागर में इसकी उत्पत्ति होती है। और ये पांचवी मैंने बताया कि जो आपके तिब्बत के पठार से इसकी उत्पत्ति होती है और ये भारत के मानसून को प्रभावित करती है। 3D डायमेंशन मैंने बताया, 3D डायमेंशन के बारे में भी। तो 3D डायमेंशन में जो हवाएं उठ रही हैं और फिर उच्च वायु दाब में हवाएं चल रही हैं और ये 30 डिग्री तक चल रही हैं, यानी कि 0 डिग्री से उठी 30 डिग्री पे गिरने के लिए चल रही हैं, तो इसी को ये जेट स्ट्रीम, भूमध्य सागरीय जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। और ये तीनों प्रदेशों और एक चीज, ये दक्षिणी गोलार्ध में नहीं देखने को मिलती, ये केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलती है। तो ये भी एक आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है, ये किन किन कारणों से होती है। तो कारण मैंने बताया आपको कि किन किन कारणों से होती है। और ये जो हवा है ये भी कोई अलग से नहीं है, वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब। और जो हवाओं के बारे में मैंने बताया था, व्यापारिक पवने, पूर्वा पवने और ध्रुवीय पूर्वा पवने, ये उन्हीं की शाखाओं से ये विच्छेद होके, यानी कि उन्हीं की शाखाओं के ऊपरी क्षेत्र में, जैसा कि 3D डायमेंशन में मैंने बताया था, व्यापारिक पवने भी ऊपर उठती हैं। लो प्रेशर पाएंगी संघनित होंगी, ऊपर उठेंगी, हाई प्रेशर पाएंगी फिर नीचे को आ जाएंगी। तो वही जो ऊपर उठती हैं उनका वेग इतना ज्यादा होता है, बिना अवरोध के वो चलती हैं, उसी को जेट स्ट्रीम का नाम दे दिया गया। तो ये भारत के मानसून के परिप्रेक्ष्य में हम जब भारत का मानसून पढ़ाएंगे तो विधिवत रूप से इस पर चर्चा करेंगे कि भारत का मानसून कैसे ये प्रभावित करती हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट हवाओं का, एयर का। आगे की कक्षाएं जैसा कि आप देख रहे हैं निरंतर मिलती रहेंगी, लेकिन भूगोल में हम आगे और 1-2 क्लास के बाद हम भारत के भूगोल पे आएंगे, क्योंकि विधिवत रूप से हम भारत के भूगोल ही पढ़ना है और भारत के परिप्रेक्ष्य में ही हमें ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है। ये फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि प्राकृतिक रूप से इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और हैं, साइक्लोन का और ज्वार भाटा का, वो पढ़ लेंगे एक क्लास में। उसके बाद हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे, फिर हम अलग अलग कॉन्टिनेंट के फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।